हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का अध्याय 3, जिसका नाम था मानव जनन। उसका भाग 3 देखेंगे हम, जिसमें आज हम कवर करेंगे मादा जनन तंत्र को। ठीक है, तो आइए जानते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में भाग 2 में और भाग 1 में हमने नर जनन तंत्र को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस भाग में हम जानते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो ये डायग्राम ना मैंने पहले से बना रखा है, जिससे कि इस वीडियो में डायग्राम बनाते समय ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो बड़ी ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। तो आइए डायग्राम के जो हमारा डायग्राम है उसका नामकरण कर देते हैं, या इसके नाम बता देते हैं। जो हमारा यह है वह क्या है, हमारा अंडाशय है। ठीक है, दोनों तरफ ये मतलब जो बादाम कैसी आकृति का है, गोल सा है, वो क्या है, हमारा अंडाशय। इसके बाद यह है क्या है, हमारी शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी बोलते हैं हम, या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, जिसे हम अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, हमारा योनि द्वार। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, यौन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गर्भाशय। ठीक है, और ये हमारे लिगामेंट होते हैं। ठीक है, इनका नाम रोमा भी होता है, रोमा भी कीप। इनको बोलते हैं रोमा बे कीप। इसे हम अंडाशयी लिगामेंट बोलते हैं, अंडाशयी। ठीक है, ये होते हैं हमारे मादा जनन तंत्र के जो जो हमारा मादा जनन तंत्र होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम हैं ये। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, इसे गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। तो देखिए, इसके बारे में समझते हैं हम। जो हमारा जो अंडाशय है वह क्या है, एक रोमावी कीप और अंडाशयी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। जो रोमावी कीप होती है वो अंडाशय को फैलोपियन नलिका से जोड़े रखती है, और लिगामेंट, अंडाशयी लिगामेंट होता है, वो क्या करता है, गर्भाशय से अंडाशय को जोड़े रखता है। और इस अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। वे अंडाणु क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका द्वारा गर्भाशय तक पहुंचते हैं। पहले वो जाते हैं फैलोपियन नलिका में, उसके बाद फैलोपियन नलिका में अंडाशय और शुक्राणु दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद वो क्या करते हैं, गर्भाशय में जाते हैं। गर्भाशय में रोपित होते हैं। रोपित होने के बाद उनमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद आगे की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इसमें यह होता है कि एक महीने ये वाला अंडाशय काम करेगा, उसके अगले महीने वो वाला अंडाशय काम करेगा, तब यह बंद रहेगा। मतलब कि एक अंडाशय एक महीने काम करता है, दूसरा अंडाशय तब तक रेस्ट कर लेता है। जैसे ये वाला इस महीने काम कर रहा है तो तब तक वो रेस्ट करेगा,
और अगले महीने वो वाला काम करेगा, ये वाला क्या करेगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद ये हमारा गर्भा से उगता है, जहाँ पर शिशु का निर्माण होता है या शिशु में वृद्धि होती है, शिशु का खाना पीना यहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये है, ये वेजाइना द्वार है, उसके ऊपर वेजाइना है, उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा है, ठीक है। और ये फैलोपियन नलिका है, जिसे हम अंडवाहिनी बोलते हैं हिंदी में। तो ये सब इसके भाग हैं। तो हमारा मादा जनन तंत्र में सबसे पहले क्या आता है, अंडाशय। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1 पे, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं हम। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक अंडाशय एक बादाम की आकृति का होता है। जो हमारा अंडाशय होता है बादाम की आकृति का होता है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर मोटा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मेजोवेरियम द्वारा उदरगुहा से जुड़ा रहता है तथा दूसरी ओर अंडाशयी लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इस प्रकार वृषण के विपरीत अंडाशय उदरगुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति या एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ अंडाशय लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं गर्भाशय से, दूसरी तरफ ये रोमावी कीप द्वारा फैलोपियन नलिका से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये अंडाशय क्या करते हैं, मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों मादा लैंगिक हार्मोन होते हैं, उनका दोनों का स्राव कौन करता है, अंडाशय करता है। तो ये तो था हमारा अंडाशय। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। अंडवाहिनी या फिर हम इसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, हेडिंग डालो, इसमें लिखते हैं प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका है, जिसमें 3 भाग होते हैं। जिसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, रोमावी कीप, फैलोपियन नलिका, दूरदृष्ट सिरा। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे होता है हमारा रोमावी कीप, जो हमारी कीप जैसी संरचना होती है, ये हमारी कहलाती है रोमावी कीप। सेकंड पे होता है हमारा फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी होती है वो फैलोपियन नलिका होती है। उसके बाद नंबर 3 पे होती है हमारी दूरदृष्ट, ठीक है, दूरस्थ सिरा, जिसे इस्थमस बोलते हैं हम। ये हमारी क्या है, अगला भाग है फैलोपियन नलिका का। ये 3 भाग होते हैं हमारे फैलोपियन नलिका के, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है रोमावी कीप, नंबर 2 पे होता है फैलोपियन नलिका, नंबर 3 पे होता है दूरस्थ सिरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रोमावी कीप के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे हम रोमावी कीप, इसमें लिखेंगे यह अंडवाहिनी का चौड़ा एवं कीप के समान अलग भाग है। ये वाला जो हमारा है चौड़ा और कीप के समान एक अलग भाग है।
जो सॉरी अगल नहीं, अगला भाग है, अगला जो अंडाशय के साथ लगा रहता है, जो क्या होता है अंडाशय से लगा रहता है, ठीक है, अंडाशय को जकड़े रखता है, अपनी ओर जकड़े रखता है, पकड़े रखता है, ठीक है। इसके छिद्र को ओस्टियम, इसके छिद्र, इसका जो छिद्र होता है उसे ओस्टियम कहते हैं, जो उदर गुहा में खुलता है, ठीक है। इसके छिद्र को ओस्टियम, जो क्या कहाँ खुलता है, उदर गुहा, ये वाला जो भाग होता है उदर गुहा, मतलब कि जो हमारा पेट वाला भाग वो कहलाता है, जैसे जो हमारा पेट होता है उसके अंदर वाला उदर गुहा के अंदर कहलाता है, बाहर उदर गुहा के बाहर कहलाता है, तो वही क्या कहलाता है, उदर गुहा कहलाता है। आगे लिखेंगे कीप के किनारों पर अंगुलियों के समान, जो हमारा कीप का किनारा है उसके आगे की अंगुलियों के समान अनेक अवृद्ध होते हैं। अवृद्ध का मतलब जी उंगलियों के समान, जो अंगुलियां जैसी जो आकृति दिख रही है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रवृद्ध, ठीक है, प्रवृद्ध अंगुलियों के समान जो हमारी संरचना है इसे हम बोलते हैं प्रवृद्ध, ठीक है। उससे आगे लिखेंगे हम जिन्हें फिम्बरी कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, फिम्बरी। प्रवृद्ध जो संरचना है इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं, सॉरी है मैंने ना गलत बता दिया, इन्हें फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। तो ये था, तो हमारा था रोमाबी कीप के बारे में। रोमाबी कीप को हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, जो आगे का सिरा होता है, जो उंगली नुमा संरचना होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम फिम्बरी बोलते हैं। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे फैलोपियन नल का, और इसमें लिखेंगे हम यह कीप के पिछले सिरे से शुरू होती है, इसके दीवारें कुंचनशील होती है और रोमाबी या सिलिएटेड एपिथेलियम द्वारा स्तरित होती हैं। जो हमारा जो कीपनुमा संरचना है, इसके बाद जो हमारा जो अगला सिरा होता है या अगला भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फैलोपियन नल का कहलाता है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है दूरस्थ सिरा, इसके बारे में लिखते हैं, ये क्या होता है, तो लिखिए यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा होता है, जो हमारी अंडवाहिनी होती है फैलोपियन नल का होती है, उसका लास्ट वाला भाग होता है जो गर्भाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है जी, ये कहाँ जाके खुल रहा है, गर्भाशय में खुल रहा है। अंडाशय से मुक्त होने पर, अंडाशय से क्या मुक्त होने पर शुक्राणु उदर गुहा में आते हैं। जो अंडाशय से जो अंडाणु होते हैं वो मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद फैलोपियन नलिका द्वारा कहाँ जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं, और फिम्बरी द्वारा फैलोपियन नलिका धकेले दिए जाते हैं। जो फिम्बरी होती है हमारी, इनके द्वारा कहाँ ढकेल दिए जाते हैं, फैलोपियन नलिका में ढकेल दिए जाते हैं। फैलोपियन नलिका कहाँ करती है, गर्भाशय में पहुँचा देती है, ठीक है। तो ये था हमारा दूरस्थ सिरा, जो लास्ट वाला सिरा होता है वो वाला, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। जो हमारा नंबर 3 पे जो भाग है वो कौन सा है, गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम, लिखते हैं इसमें, लिखो यह नाशपाती की आकृति का एक पेशी संरचना है। ये क्या है, हमारी उल्टी नाशपाती है, नाशपाती के जैसी आकृति है इसकी, तो नाशपाती जैसी एक पेशीय संरचना है, मतलब पेशीय जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती, मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। जो स्त्रियों के श्रोण प्रदेश में स्थित होती है, जो स्त्रियों का श्रोण प्रदेश स्थित होता है वहाँ पे ये बेजाना स्थित होती है। इसमें दोनों अंडवाहिनियाँ खुलती हैं, इनमें इसमें क्या खुलती हैं, दोनों अंडवाहिनियाँ खुलती हैं, एक ये, दोनों अंडवाहिनियाँ फैलोपियन नल का, एक इधर की एक उधर की, कहाँ खुलती हैं, दोनों इसी में खुलती हैं, गर्भाशय में, ठीक है।
इसका निचला संकीर्ण भाग सर्विक्स कहलाता है। जो इसका निचला भाग संकीर्ण होता है मतलब पतला होता है, वो क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन किया जाता है। जो हमारा गर्भाशय होता है उसमें जो निषेचित अंडा होता है, मतलब जो अंडाशय फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु दोनों का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? गर्भाशय में जाते हैं। गर्भाशय में जाने के बाद उनमें क्या होता है? रोपण होता है। रोपण जो गर्भाशय की दीवारों से रोपण हो जाता है। रोपण होने के बाद में उनका वर्धन होता है, मतलब उनके में वृद्धि होती है। वो पहले ना जैसे शिशु बना, शिशु से बच्चा बनेगा मतलब बेबी बनेगा, वो उसमें लगातार वृद्धि होती जाएगी। तो वह क्या 9 महीने तक उसमें गर्भाशय में क्या चलती है? वृद्धि चलती है उसमें शिशु में। ठीक है, तो 9 महीने तक का शिशु गर्भाशय में उपस्थित होता है, तो तब तक उसमें वृद्धि चलती रहती है। तब तक खाना पीना उसका रहना सब कुछ गर्भाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं यौन के बारे में। उसका अगला भाग है हमारा यौन। इसमें लिखते हैं हम, इसमें लिखेंगे यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। यौन की दीवारों में इलेक्ट्रोवेसिलाइज नामक जीवाणु कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? यौन की दीवारों में इलेक्ट्रोवेसिलाइज, जो हमारी यौन की दीवारें हैं उनमें इलेक्ट्रोवेसिलाइज नामक जीवाणु पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। यौन की इस अम्लीयता से रोगाणुओं के आक्रमण की संभावना तो कम हो ही जाती है, किंतु यह यौन में प्रवेश करने वाले शुक्राणुओं के लिए भी हानिकारक होता है। वीर्य का कक्षीय अंश इसकी अम्लता को समाप्त कर देता है। यौन में मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं, इन्हें वार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय ये एक साफ व श्यान द्रव्य का स्राव करती हैं, जो यौन व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। जो हमारा यौन होता है वो क्या करता है? जो हमारा यौन है, जो स्त्री का मैथुन कक्ष होता है, क्या कहलाता है? स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। यौन की दीवारों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाइज। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्तन ग्रंथियाँ। इसके बाद हमारा क्या आता है? स्तन ग्रंथियाँ आती हैं नंबर 5 पे, स्तन ग्रंथियाँ। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो मादाओं या फीमेल के सीने पर 2 उभरे हुए भाग होते हैं या 2 उभरे हुए चूचक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो स्तन ग्रंथियों में क्या होता है? स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण होता है, जो शिशु के लिए भोजन का काम करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम पुरुष व स्त्री दोनों के बच्च भाग में सामने की ओर 2 उभरे हुए वर्णकित चूचक होते हैं। प्रत्येक चूचक के चारों ओर का क्षेत्र वर्णकित होता है। इसे एरियोला या स्तन पेशी कहते हैं। किंतु पुरुषों में ये अक्रिय होते हैं। जो पुरुषों की जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? अक्रिय होती हैं। और जो स्त्रियों की जो स्तन ग्रंथियाँ होगी वो कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं। स्त्रियों में चूचकों के चारों ओर का भाग वसा के जमाव तथा पेशीय के कारण काफ़ी उभरा रहता है। प्रत्येक स्तन में भीतर या संयोजी ऊतक 15 से 20 पालियों में बटा रहता है तथा इनके बीच बीच में वसीय ऊतक होता है। प्रत्येक पालिया में अंगूर के गुच्छे की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई
कहते हैं सगर्भता के समाप्त होने अर्थात प्रसव के बाद एल्वियोलाई फैल जाते हैं और दुग्ध का स्राव शुरू हो जाता है। तो ये तो थी हमारी दुग्ध ग्रंथियाँ, जिन्हें हम स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियाँ क्या करती हैं? शिशु के लिए दूध का निर्माण करती हैं। आइए चित्र की सहायता से हम इसे समझ लेते हैं। देखिए जो स्त्रियां होती हैं, जो फीमेल होते हैं, उनके बच्च भाग पर कुछ उभरी हुई संरचना होती है। ठीक है, उभरी हुई क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, ये उभरी हुई संरचना है। इसके अंदर क्या होती हैं? अनेक दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे दूध का निर्माण होता है। ठीक है, जो कैसी होती हैं? लगभग अंगूर की आकृति जैसी होती हैं। मान के चलो जो अंगूर का गुच्छा है, अंगूर के गुच्छे जैसी इसमें अनेक ग्रंथियां होती हैं। ऐसे करके इसमें अनेक दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये खाली जगह हैं। ये इसमें क्या होता है? इसमें वसा होती है। वसा के कारण यह क्या होती हैं? बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, मतलब कि वसा के कारण ये फूल जाते हैं। वसा के जमाव के कारण ये स्तन होते हैं, वो क्या करते हैं? फूल जाते हैं। तो ये है हमारे स्तन। ठीक है, जो बच्चे भाग पर उभरे हुए होते हैं। तो इनमें जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या होता है? दूध का निर्माण होता है, जो शिशु के लिए एक भोजन का काम करता है। और जब यानी प्रसव बंद हो जाता है, प्रसव के बाद, प्रसव का मतलब होता है जब शिशु का जन्म हो जाता है, तो शिशु के जन्म के बाद ये क्या करती हैं? जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो फैल जाती हैं। फैलने के बाद दूध का निर्माण करती हैं, दूध का स्राव करती हैं। और प्रसव से पहले ये क्या करती हैं? एक टाइट्स जैसे बोलें तो एक दूसरी ग्रंथियां से मजबूती से जुड़ी रहती हैं, फैलती नहीं हैं, एक टाइट सेपन पर रहती हैं। ठीक है, और जब प्रसव हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है, उसके बाद ये क्या करती हैं? दुग्ध ग्रंथियाँ फैल जाती हैं और दूध का निर्माण करती हैं और दूध का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।